अतुल्य पाठशाला की नई वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। कंप्यूटर, ईमेल, एमएस वर्ड ये शब्द तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सब आया कहाँ से? इनकी कहानी क्या है? तो चलिए आज इसी डिजिटल दुनिया की नींव को थोड़ा खुरेदते हैं और समझते हैं सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से। अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम तो लगभग सब जानते हैं, पर क्या किसी ने मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में सुना है? जी हाँ, ये सिर्फ कोई मजेदार सवाल नहीं है, ये कंप्यूटिंग की हिस्ट्री का एक बहुत बहुत जरूरी पन्ना है। चलिए पता लगाते हैं। तो बात ये है कि कंप्यूटर किसी एक इंसान की देन नहीं है, ये तो एक जबरदस्त पार्टनरशिप का नतीजा था। तो चलिए मिलते हैं उन दो कमाल के लोगों से जिनकी वजह से आज हमारी ये डिजिटल दुनिया मुमकिन हो पाई है। सबसे पहले ये कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से? ये एक लैटिन शब्द कंप्यूटरे से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है गिनती करना या कैलकुलेट करना। तो मतलब एकदम शुरुआत में कंप्यूटर का काम सिर्फ एक ही था, गिनती करना। बस एक सुपर पावरफुल कैलकुलेटर समझ लीजिए। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक तरफ थे चार्ल्स बैबेज। इन्होंने 1822 में एक मशीन बनाई। आप कह सकते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर का शरीर तैयार किया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। लेकिन सिर्फ शरीर से तो काम नहीं चलता, उसमें दिमाग भी तो चाहिए, है ना? और वो दिमाग दिया लेडी एडा लवलेस ने। उन्होंने उस मशीन के लिए दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा, मतलब उस शरीर में जान डाल दी, और इसीलिए वो कहलाई मदर ऑफ कंप्यूटर। सोचिए, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा था। ओके, तो कंप्यूटर की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना शायद आज हमारा काम ही ना चले, कुछ ऐसा जो हम रोज बल्कि शायद हर घंटे इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है ईमेल की। चलिए इसकी कहानी में चलते हैं। तो आखिर ये ईमेल है क्या भला? बहुत सिंपल है, इसे आप इंटरनेट का पोस्ट ऑफिस समझ लीजिए। जैसे पहले चिट्ठियां जाती थी, वैसे ही अब ईमेल जाता है। ये एक डिजिटल चिट्ठी है, पर फर्क ये है, और ये बहुत बड़ा फर्क है, कि इस डिजिटल चिट्ठी में आप सिर्फ लिखावट नहीं बल्कि फोटो, वीडियो, गाने, मतलब कोई भी फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। और मजे की बात, पलक झपकते ही ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। ईमेल की कहानी में 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1970 में इसका पूरा खाका मतलब फॉर्मेट तैयार किया गया। फिर आया 1971 जब रे टॉमलिंसन ने इतिहास का सबसे पहला ईमेल भेजा। और उसके करीब 10 साल बाद 1982 में एक भारतीय अमेरिकी शिवा अय्युदुरई को ईमेल सिस्टम के लिए पहला ऑफिशियल कॉपीराइट मिला। मतलब यहीं से इसे अपनी असली पहचान मिली। अब जरा किसी भी ईमेल एड्रेस को देखिए, इसमें हमेशा 3 पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा होता है आपका यूजर नेम, जो आपका यूनिक नाम है। फिर बीच में आता है ये सिंबल @। इसे आप एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं। और आखिर में आता है डोमेन नेम। ये बताता है कि आपका अकाउंट किस कंपनी के पास है, जैसे कि gmail.com या yahoo.com। ईमेल एड्रेस के बस 3 सिंपल से रूल हैं, जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1, पूरे एड्रेस में सिर्फ एक @ सिंबल होगा। रूल नंबर 2, बीच में कोई स्पेस नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा, आप कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे टाइपिंग में गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब ईमेल के अंदर के फोल्डर्स को समझते हैं। इसे अपने ऑफिस के डेस्क की तरह इमेजिन कीजिए। इनबॉक्स वो ट्रे है जहां सारी नई चिट्ठियां आती हैं। सेंट वो फाइल है जिसमें आपकी भेजी हुई चिट्ठियां रखी हैं। ड्राफ्ट्स में वो चिट्ठियां हैं जो आपने लिख तो ली पर अभी भेजी नहीं। स्पैम मतलब फालतू के इश्तिहार। और ट्रैश तो है ही आपका डस्टबिन। ये सारे फोल्डर्स हमारे डिजिटल काम को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। चलिए, कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन के लिए ईमेल हो गया। अब बात करते हैं कुछ क्रिएट करने की, कुछ बनाने की। जब भी कोई लेटर लिखना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो या अपना सीवी तैयार करना हो, तो दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए इस कमाल के टूल को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये एमएस वर्ड टेक्निकली है क्या? इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो शब्दों को प्रोसेस करता है। अगर और आसान भाषा में कहूं तो ये आपका डिजिटल कागज और पेन है। पर ये कोई मामूली पेन नहीं है। इससे आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, तस्वीरें डाल सकते हैं, मतलब अपनी सोच को जैसे चाहें वैसे पन्ने पर उतार सकते हैं।
आपने ध्यान दिया होगा जब हम MS वर्ड में कुछ लिखते हैं तो कभी-कभी शब्दों के नीचे रंगीन लाइनें आ जाती हैं। ये असल में आपका पर्सनल असिस्टेंट है जो आपकी मदद कर रहा है। अगर लाल लाइन दिखे तो समझ जाइए वो कह रहा है, अरे स्पेलिंग गलत है। अगर हरी लाइन है तो वो ग्रामर की गलती बता रहा है। और अगर नीली लाइन आए तो वो बस एक सुझाव दे रहा है कि शायद इस शब्द की जगह कोई और बेहतर शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बारी है कुछ प्रो टिप्स की। अगर आप MS वर्ड को तेजी से इस्तेमाल करना चाहते हैं एक एक्सपर्ट की तरह, तो माउस का इस्तेमाल थोड़ा कम करना होगा। चलिए कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट सीखते हैं जो आपके काम की स्पीड को सच में डबल कर देंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के ये तरीके तो आपको पता ही होने चाहिए। किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना है, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। पूरा पैराग्राफ चाहिए, उसी पे ट्रिपल क्लिक। कोई एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाइए और सेंटेंस पर क्लिक कीजिए। और सबसे पावरफुल, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए बस दबाइए Ctrl+A। ये तो एकदम याद कर लीजिए, बहुत काम आता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या MS वर्ड का पूरा पूरा इस्तेमाल हो भी रहा है? मतलब ज़्यादातर लोग तो बस इसे टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, लेकिन इसके अंदर जो पावरफुल फीचर्स हैं वो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इन आसान से टूल्स को सीखकर घंटों का समय बचाया जा सकता है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम फाइल टैब के बैकस्टेज व्यू को समझेंगे, फिर चलेंगे होम टैब पर जहां क्लिपबोर्ड और फॉन्ट की बात होगी। उसके बाद पैराग्राफ और स्पेसिंग को देखेंगे और आखिर में इंसर्ट टैब में पेज और टेबल बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फाइल टैब यानी कि द बैकस्टेज व्यू। इसे ना अपने डॉक्यूमेंट का कंट्रोल रूम समझिए। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने से पहले या लिखने के बाद सारे जरूरी काम जैसे नई फाइल बनाना, उसे सेव करना या फिर प्रिंट करना, वो सब कुछ यहीं से होता है। ये देखिए, ये हैं कुछ सबसे जरूरी कमांड्स और उनके शॉर्टकट्स। इनको याद रखने से ना काम बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, सेव और सेव एज में फर्क पता होना चाहिए। सेव यानी Ctrl+S आपके मौजूदा फाइल में ही बदलाव सेव करता है, जबकि सेव एज यानी F12 आपको एक नई कॉपी बनाने का ऑप्शन देता है। ये तब बहुत काम आता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखना हो। और हाँ, प्रिंट बटन दबाने से पहले 1 मिनट रुककर इन सेटिंग्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये पूरा कंट्रोल देती हैं। मान लीजिए सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करना है तो पेज रेंज चुन लीजिए, और अगर किसी रिपोर्ट की कई कॉपीज निकालनी है तो कोलेटेड चुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होता है, हर कॉपी पूरी सेट में निकलती है, मतलब बाद में पेजों को छांटने की मेहनत बच जाती है। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट तो हो गया। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कंटेंट पर, और इसके लिए हम चलेंगे होम टैब पर। सच कहूं तो असली जादू यहीं होता है। यहीं पर हम अपने टेक्स्ट को एक बढ़िया लुक देते हैं ताकि वो पढ़ने में भी अच्छा लगे। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तो हम सब जानते ही हैं। ये सब क्लिपबोर्ड ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन यहाँ ना एक असली जादूगर भी छिपा हुआ है, और उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ये एक ऐसा टूल है जो इतना समय बचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, खासकर तब जब पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी स्टाइलिंग चाहिए हो। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि आपने एक हेडिंग पर काफ़ी मेहनत की है, उसे एकदम सही फॉन्ट दिया, रंग चुना, साइज सेट किया, और अब वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। लेकिन अब डॉक्यूमेंट में एक और हेडिंग है जिसे बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो क्या करेंगे? क्या सारे स्टेप्स फिर से दोहराएंगे? अरे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है स्टाइल एकदम सेम टू सेम मैच भी ना हो। बस यहीं पर फॉर्मेट पेंटर अपना जादू दिखाता है। ये देखिए फॉर्मेट पेंटर का कमाल। बस करना ये है कि अपनी अच्छी वाली फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करें, Ctrl+Shift+C दबाकर उसका स्टाइल कॉपी कर लें, फिर उस टेक्स्ट पर जाएं जिसे बदलना है, उसे सेलेक्ट करें और Ctrl+Shift+V दबा दें, और बस हो गया काम। एक क्लिक में दूसरी हेडिंग भी पहली वाली की तरह एकदम परफेक्ट। जरा सोचिए, अगर डॉक्यूमेंट में 10 या 20 हेडिंग हो तो ये टूल कितना ज्यादा समय बचा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब आते हैं टेक्स्ट की बेसिक स्टाइलिंग पर। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ एक शॉर्टकट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, Shift+F3। कभी ऐसा हुआ है कि गलती से सब कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप हो गया? बस उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और Shift+F3 दबाइए। ये उसे तुरंत ठीक कर देगा, लोअर केस, अपर केस, सब कुछ। चलिए अब होम टैब के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहां बात होगी
टेक्स्ट को एक साफ सुथरे और प्रोफेशनल लेआउट में जमाने की। इससे होता यह है कि डॉक्यूमेंट को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, मतलब वो पेज पे दिखेगा कैसे, ये आपके डॉक्यूमेंट की पूरी शक्ल तय करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट तो सबसे कॉमन है, सेंटर वाला टाइटल्स के लिए बेस्ट है, और जस्टिफाई ये किताबों या रिपोर्ट्स को एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है, क्योंकि इसमें लाइनें दोनों तरफ से एकदम बराबर होती हैं। अच्छा, लाइनों के बीच की स्पेसिंग भी बहुत मायने रखती है। ये तय करती है कि कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने में कितना आसान होगा। स्पेस बहुत कम हो तो टेक्स्ट एकदम घुसा-घुसा सा लगता है, और बहुत ज़्यादा हो तो बिखरा हुआ। इन शॉर्टकट से Ctrl+1, Ctrl+2 और Ctrl+5 सही बैलेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये इंडेंट क्या चीज़ है? ये बस पेज के किनारे और टेक्स्ट के बीच की खाली जगह है। इसका सबसे कॉमन यूज़ है पैराग्राफ की पहली लाइन को थोड़ा सा आगे खिसकाना, जैसे हम किताबों में देखते हैं। इससे डॉक्यूमेंट पढ़ने में और भी आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की। इसका इस्तेमाल होता है टेक्स्ट के अलावा दूसरी चीजें जोड़ने के लिए, जैसे कवर पेज, टेबल या फिर लिंक्स। पेज ग्रुप में ये 3 बहुत काम के कमांड्स हैं, खासतौर पे पेज ब्रेक। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Enter। बार बार एंटर दबाकर अगले पेज पर जाने से ये कहीं बेहतर तरीका है। इससे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग और फ्लो एकदम साफ सुथरा बना रहता है। जब भी किसी जानकारी को एकदम साफ सुथरे तरीके से दिखाना हो तो टेबल से बेहतर कुछ भी नहीं है। सेल्स को मिलाकर बड़े हेडर बनाए जा सकते हैं, या उन्हें स्प्लिट करके और ज़्यादा डिटेल डाली जा सकती है। और नेविगेशन तो बहुत ही आसान है। एक सेल से दूसरे में जाने के लिए बस टैब बटन दबाते जाइए। और यहाँ एक मज़ेदार बात कि MS वर्ड की एक टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा 63 कॉलम हो सकते हैं। है ना कमाल की बात? ये वर्ड टेबल्स की पावर और उसकी लिमिट्स दोनों को दिखाता है। इंसर्ट टैब में कुछ और भी बहुत कमाल के टूल्स हैं, जैसे हाइपरलिंक। इससे किसी भी डॉक्यूमेंट को वेबसाइट से जुड़ा जा सकता है। बुकमार्क, ये लंबी रिपोर्ट्स में किसी भी सेक्शन पर तुरंत पहुंचा देते हैं। और इक्वेशन टूल, जिससे मुश्किल से मुश्किल मैथ के फॉर्मूले भी आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो हमने देखा कि ये सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये काम को आसान, तेज और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के तरीके हैं। इन फीचर्स पर एक बार हाथ जम गया तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जो वाकई असरदार होंगे। सजावट और बनावट, यहाँ हम उन टूल्स पर फोकस करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट के दिखने और उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडर और फुटर की। सीधी सी बात है, हेडर पेज के टॉप पर होता है और फुटर पेज के बॉटम में। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आप बस एक बार सेट कर दीजिए और ये अपने आप हर पेज पर आ जाएगा। इससे पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी फील बनी रहती है। फुटर में पेज नंबर डालना तो सबसे कॉमन इस्तेमाल है इसका। अब ये ड्रॉप कैप, आपने इसे किताबों या मैगजीन्स में ज़रूर देखा होगा। किसी भी पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है ना, उसे सजावट के लिए जब बड़ा कर दिया जाता है तो उसे ड्रॉप कैप कहते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव आपके टेक्स्ट को फौरन एक प्रोफेशनल और स्टाइलिश लुक दे देता है। वैसे जब आप ड्रॉप कैप लगाते हैं तो वर्ड अपने आप, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, उसे 3 लाइनों के बराबर बड़ा कर देता है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी अच्छा लगता है। पर सवाल ये है कि क्या इसे बदला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा 10 लाइनों तक बढ़ा सकते हैं। सोचिए, डिज़ाइन के मामले में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगली बार कोई रिपोर्ट या न्यूज़लेटर बनाए तो इसे ज़रूर आजमाइएगा। ये सारे शानदार डिज़ाइन वाले ऑप्शंस आपको डिज़ाइन टैब में मिलेंगे। पर एक मज़ेदार बात बताऊं, ये टैब हमेशा से वर्ड का हिस्सा नहीं था। इसे 2013 के वर्जन में जोड़ा गया था ताकि डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाए। इसी डिज़ाइन टैब में पेज के बैकग्राउंड के लिए 3 कमाल के ऑप्शन होते हैं। वाटरमार्क से आप कॉन्फिडेंशियल जैसा कोई टेक्स्ट या कंपनी का लोगो बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। पेज कलर से पूरे पेज का रंग बदल सकते हैं और पेज बॉर्डर से एक बढ़िया सा फ्रेम बना सकते हैं। कभी सोचा है, जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाइंड करवाते हैं तो कुछ टेक्स्ट बाइंडिंग में दब क्यों जाता है? इसी के लिए होता है गटर मार्जिन। ये बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई एक्स्ट्रा जगह है ताकि आपका कोई भी टेक्स्ट बाइंडिंग में छिपे नहीं। वर्ड में ये डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड में होता है।
अब आते हैं पेज ओरिएंटेशन पर। ये तो काफ़ी सिंपल है। हमारे पास दो मेन ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट जो लंबाई में ज़्यादा होता है और यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और दूसरा है लैंडस्केप जो चौड़ाई में ज़्यादा होता है। ये चार्ट्स या चौड़ी टेबल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, एक छोटा सा शॉर्टकट जो आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। अगर आपको कुछ टेक्स्ट अगले पेज पर ले जाना है तो बार बार एंटर दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस कीबोर्ड पर कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाइए और बूम, आपका काम हो गया। इसे कहते हैं पेज ब्रेक। चलिए अब अपने टूर के दूसरे हिस्से में चलते हैं, प्रोफेशनल टच। यहाँ हम उन फीचर्स को देखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेशन और एक सोफिस्टिकेशन लाते हैं, जिससे वो और भी असरदार बन जाते हैं। फुटनोट्स और एंडनोट्स, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, फुटनोट किसी भी रेफरेंस की जानकारी उसी पेज के नीचे देता है जहां उसका जिक्र हुआ है, जबकि एंडनोट्स में सारे रेफरेंस एक साथ इकट्ठा होकर पूरे डॉक्यूमेंट या चैप्टर के आखिर में दिखाए जाते हैं। सिंपल। मेल मर्ज, ये एक अनबिलीवेबल पावरफुल टूल है। सोच कर देखिए, आपको एक ही जैसा लेटर 100 अलग-अलग लोगों को उनके नाम और पते के साथ भेजना है। मेल मर्ज ये काम चुटकियों में कर देता है। इनविटेशन कार्ड्स या ऑफिस सर्कुलर भेजने के लिए तो ये कमाल की चीज है। एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में गलतियों की कोई जगह नहीं होती। बस एक बटन है जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, F7। इसे दबाइए और आप फौरन स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां चेक कर सकते हैं। ये एक छोटी सी आदत आपके काम की क्वालिटी को बहुत सुधार सकती है। जब एक ही डॉक्यूमेंट पर कई लोग मिलकर काम कर रहे हों, तो ट्रैक चेंजेस फीचर किसी वरदान से कम नहीं है। ये हर एक बदलाव को रिकॉर्ड करता है, किसने क्या बदला, कब बदला। इससे टीम के साथ काम करना बेहद आसान और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, अब हम तीसरे भाग में हैं, आपका नजरिया। इसमें हम देखेंगे कि वर्ड को अपनी ज़रूरतों और काम करने के स्टाइल के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। क्या आपने कभी वर्ड में जूम करके देखा है? आपको अंदाजा है कि आप कितना जूम कर सकते हैं? कम से कम 10% से लेकर, जहां पूरा पेज एक छोटी सी तस्वीर जैसा दिखता है, ज्यादा से ज्यादा 500% तक, जहां आप एक एक अक्षर को बहुत बारीकी से देख सकते हैं। ये रेंज काम करते समय बहुत काम आती है। मैक्रोज, ये तो सच में जादू जैसा है। ये आपके कामों को रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो आप रोज करते हैं, एक ही तरह की टेबल बनाते हैं जिसमें एक जैसी फॉर्मेटिंग होती है। आप इस पूरे प्रोसेस को एक मैक्रो की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगली बार बस एक क्लिक से वही टेबल अपने आप तैयार हो जाएगी। ये टाइम बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। चलिए वर्ड के साथ ही एक्सेल की दुनिया में एक छोटी सी झांकी देखते हैं। तो MS एक्सेल है क्या? सीधे शब्दों में ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि ये पंक्तियों यानी रोज और स्तंभों यानी कॉलम से बने एक ग्रिड पर काम करता है, जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। इसका मेन काम है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उस पर कैलकुलेशन करना और उसमें से पैटर्न ढूंढना। तो एक्सेल का इस्तेमाल सिर्फ डेटा एंट्री के लिए नहीं होता, बल्कि ये मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस करने, डेटा को एनालाइज करने और उस डेटा को चार्ट्स और ग्राफ के जरिए सुंदर रिपोर्ट्स में बदलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अरे वाह, एक्सेल जब भी इसे खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अनगिनत डब्बों का एक जाल सामने आ गया हो, है ना? पर असल में ये कोई जाल नहीं, ये तो डेटा की दुनिया को समझने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का एक जबरदस्त टूल है। तो आज हम इसी जाल को एक नक्शे की तरह देखेंगे और मैं आपको इसकी एक कमाल की सैर पर ले चलूंगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है एक्सेल की सिर्फ एक शीट में मौजूद पंक्तियों, मतलब रोज की कुल संख्या। 10 लाख से भी ज्यादा। जरा सोचिए इसकी क्षमता कितनी ज्यादा है, मतलब कितना सारा डेटा इसमें समा सकता है ना? कमाल की बात। तो सबसे पहले आइए एक्सेल की ज्योग्राफी को समझते हैं। देखिए, सब कुछ इसी ग्रिड सिस्टम पर टिका है। यही चीज इसे इतना ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल बनाती है। ये जो ग्रिड है ना, ये असल में 2 चीजों से बनी है। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, इन्हें कहते हैं रोज और इनकी गिनती होती है नंबर से, 1, 2, 3 ऐसे। और जो खड़ी लाइनें हैं वो हैं कॉलम्स, जिन्हें हम पहचानते हैं लेटर से, A, B, C। बस यही वो सिंपल सा सिस्टम है जिस पर पूरा का पूरा एक्सेल चलता है। अच्छा, अब जब हम किसी भी एक डब्बे पर क्लिक करते हैं ना, तो वो बन जाता है हमारा एक्टिव सेल।
इसे ऐसे समझिए जैसे गूगल मैप्स पर यूआरएल वाला नीला डॉट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। इसकी पहचान है इसके चारों तरफ बनी एक मोटी सी आउटलाइन। और याद रखिए, हम जो भी लिखेंगे वो हमेशा इसी एक्टिव सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ग्रिड तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी दुनिया में तेजी से घूमा कैसे जाए? चलिए देखते हैं। तो जरा सोचिए, अगर हर डब्बा, हर सेल एक लोकेशन है, तो इसका कोई पता भी तो होगा, है कि नहीं? आखिर एक्सेल को कैसे पता चलता है कि हम अभी कौन से सेल पर हैं? इसका जवाब है नेम बॉक्स। ये समझिए हमारा अपना पर्सनल जीपीएस है जो हमेशा बताता है कि हमारा एक्टिव सेल कहाँ है। और इसका पता बनता कैसे है? बहुत आसान, कॉलम का लेटर और रो का नंबर, बस दोनों को मिला दीजिए। जैसे A1 या इस स्लाइड पे दिख रहा है B4। और हाँ, ये पता जानना फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब बारी है कुछ फास्ट ट्रैवल ट्रिक्स की। घंटों तक स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं, बस कंट्रोल बटन के साथ एरो कीज दबाइए और आप सीधा डेटा के आखिर में पहुंच जाएंगे, चाहे नीचे या दाएं तरफ। और अगर कहीं खो गए हों तो बस कंट्रोल प्लस होम दबाइए और आप सीधा अपने घर, मतलब सेल A1 पर वापस। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा टाइम बचाते हैं, सच में। चलिए, घूमना फिरना तो सीख लिया। अब एक्सेल की जो असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, यानी कि सेल्स, उनके साथ असल काम करना सीखते हैं। देखिए, हर बार एक एक सेल पर काम करना जरूरी नहीं है। हम एक साथ कई सारे सेल्स के ग्रुप पर भी काम कर सकते हैं और इसी ग्रुप को कहते हैं सेल रेंज। इसको लिखने का तरीका है कोलन। ये जो दो बिंदियां होती हैं, जैसे अगर A1 से लेकर A5 तक सारे सेल्स चाहिए तो हम लिखेंगे A1 S2 A5। सिंपल। यहां एक बहुत ही काम की ट्रिक है जो अक्सर लोग पूछते हैं। अगर एक लाइन में लगातार सेल्स को चुनना है तो बस शिफ्ट की दबाकर रखिए, और अगर यहां वहां बिखरे हुए अलग अलग सेल्स को चुनना है तो कंट्रोल की दबाकर एक एक करके उन पर क्लिक करते जाइए। बस इन दो कीज में मास्टरी कर ली तो काम एकदम रॉकेट की स्पीड से होगा। अब ये जो चीज है ना, ये एक्सेल के सबसे जादुई करतबों में से एक है। मान लीजिए आपने सेल C1 में एक फॉर्मूला लगाया, A1 और B1 को जोड़ने का। अब जब आप उस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे C2 में पेस्ट करेंगे तो एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप समझ जाएगा कि अब उसे A2 और B2 को जोड़ना है। वो खुद ही सेल एड्रेस को एडजस्ट कर लेता है। इसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, और यकीन मानिए ये घंटों का काम बचाता है। चलिए अब चलते हैं होम मेन्यू की तरफ। ये समझिए हमारे काम का मेन कंट्रोल सेंटर है, जहां से हम डेटा को सजाते संवारते हैं। इस कंट्रोल सेंटर के कुछ सबसे जरूरी टूल्स पर नजर डालते हैं। फिल कलर, इससे हम सेल्स में रंग भर सकते हैं ताकि जरूरी जानकारी अलग से दिखे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए हैं ही। और हाँ, रैप टेक्स्ट एक बहुत ही कमाल का टूल है। अगर कोई टेक्स्ट लंबा है तो ये उसे सेल से बाहर नहीं जाने देता, बल्कि उसी सेल में एक के नीचे एक लाइन में फिट कर देता है। ये जो मर्ज एंड सेंटर बटन है, ये कई छोटे छोटे सेल्स को जोड़कर एक बड़ा सेल बना देता है। किसी भी टेबल के लिए एक सुंदर सी हेडिंग या टाइटल बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन इस टूल को इस्तेमाल करते हुए एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम सेल्स को मर्ज करते हैं तो सिर्फ सबसे पहले वाले सेल का डेटा ही बचता है, बाकी सब गायब, डिलीट हो जाता है। तो हमेशा ये पक्का कर लें कि बाकी सेल्स में कोई जरूरी जानकारी तो नहीं है। एक्सेल के कुछ पावर मूव्स, मतलब वो जादुई ट्रिक्स जो कम मेहनत में बड़े बड़े काम कर देती हैं। किसी भी सिलेक्टेड सेल के कोने में ये जो छोटा सा प्लस का निशान दिखता है, इसे जरा ध्यान से देखिए। इसका नाम है फिल हैंडल। दिखने में तो ये बहुत छोटा सा है, पर ये एक्सेल के सबसे ताकतवर जादूगरों में से एक है। अब देखिए इसका जादू। बस किसी सेल में संडे टाइप कीजिए, फिर उस फिल हैंडल को पकड़कर नीचे की तरफ खींचिए और बूम, एक्सेल खुद ब खुद मंडे, ट्यूसडे सब भर देगा। और ये सिर्फ दिनों के साथ नहीं, महीनों, तारीखों, यहां तक कि नंबर्स के पैटर्न जैसे 2, 4, 6 सबके साथ काम करता है ना कमाल का टाइम सेवर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे बेजान डेटा में जान डाल देती है, उसे कहानी सुनाने लायक बना देती है। हम एक्सेल को कुछ रूल्स दे सकते हैं, जैसे अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 40 से कम हैं तो उस सेल को लाल कर दो, या अगर किसी प्रोडक्ट की सेल टारगेट से ज्यादा है तो उसे हरा कर दो। इससे होता यह है कि बस एक नज़र में ही सारी जरूरी बातें पता चल जाती हैं।
और अब वो एक शॉर्टकट जो हर एक्सेल इस्तेमाल करने वाले को पता ही होना चाहिए। ये है तुरंत जोड़ने का सबसे तेज तरीका। बस जहां नंबर्स खत्म हो रहे हैं उसके ठीक नीचे वाले सेल पर क्लिक कीजिए और कीबोर्ड पर दबाइए ऑल्ट और इक्वल्स टू का बटन एक साथ। बूम! एक्सेल 1 सेकंड में ऊपर के सारे नंबर्स का टोटल कर देगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो चलिए आज इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक्स कच्चे डेटा को एक मजेदार कहानी में बदल सकती हैं। तैयार है? देखिए, किसी भी अच्छी कहानी के लिए एक साफ सुथरी शुरुआत बहुत जरूरी है और डेटा के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो हमारा सबसे पहला कदम है अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसे बिखरे हुए हाल से निकालकर साफ और काम का बनाना। जरा इस बदलाव को देखिए। लेफ्ट साइड में है कच्चा बिखरा हुआ डेटा जिसमें गलतियां भी हैं, और राइट साइड में वही डेटा एकदम साफ है, तरतीब से लगा हुआ है और उसमें से फालतू की डुप्लीकेट एंट्रीज भी हटा दी गई हैं। यही है एक्सेल की डेटा क्लीनिंग की ताकत। और हाँ, यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है। हर बार मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, बस Ctrl+Shift+L दबाइए। ये शॉर्टकट एक झटके में फिल्टर लगा भी देता है और हटा भी देता है, जिससे काम काफी तेजी से होता है। अच्छा, तो एक बार जब हमारा डेटा साफ सुथरा हो जाता है तब असली मजा शुरू होता है, एनालिसिस। यहीं पर हम फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स और जरूरी जानकारी को बाहर निकालना शुरू करते हैं। यहाँ 3 बहुत ही बेसिक लेकिन काम के फंक्शंस हैं। सम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नंबरों को जोड़ता है। काउंटिफ किसी खास शर्त के हिसाब से सेल्स की गिनती करता है। और लेन, जो टेक्स्ट में कितने अक्षर हैं ये गिनता है। डेटा की क्वालिटी चेक करने में ये बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम =len दिल्ली पुलिस फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्सेल हमें जवाब देगा 12। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अक्षर ही नहीं बल्कि उनके बीच की स्पेस को भी गिनता है। यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो डेटा एनालिसिस को इतना पावरफुल बनाती हैं। एक और मजेदार शॉर्टकट है ऑटो सम का। बस किसी कॉलम या रो के नंबर्स को सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट के साथ बराबर या इक्वल टू का बटन दबा दीजिए। बूम! एक्सेल खुद ब खुद आपके लिए टोटल कर देगा। सच में ये काम को बहुत आसान बना देता है। ठीक है, तो अब हमने डेटा से जानकारी निकालना तो सीख लिया। अब अगला कदम है उसे दूसरों को दिखाना। देखिए, सिर्फ नंबरों को समझना एक बात है, लेकिन एक असरदार कहानी बताने के लिए हमें उस डेटा को देखना भी होगा, और यहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन काम आता है। जैसे ये देखिए, हमारे पास सेल्स के कुछ सीधे साधे आंकड़े हैं, प्रोडक्ट A, B और C। ये नंबर अपने आप में ठीक हैं, लेकिन पहली नज़र में कोई खास कहानी नहीं बता रहे हैं ना। और अब देखिए, एक सिंपल सा बार चार्ट उन नंबरों को फौरन एक विजुअल कहानी में बदल देता है। अब कोई भी एक नज़र में बता सकता है कि प्रोडक्ट भी सबसे अच्छा बिक रहा है। यही तो है विजुअलाइजेशन का जादू। जैसे जैसे हमारी एक्सेल शीट्स बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, काम को फुर्ती से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम कुछ ऐसे फीचर्स पर बात करेंगे जो बड़ी बड़ी डेटा फाइल्स के साथ काम करना बहुत आसान बना देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक लंबी सी शीट में नीचे स्क्रॉल करते करते ये भूल गए कि कौन सा कॉलम किस चीज का था? इसका इलाज है व्यू टैब में फ्रीज पेन्स। ये आपके हेडर यानी सबसे ऊपर वाली रो या कॉलम को अपनी जगह पर लॉक कर देता है, ताकि वो हमेशा दिखाई देते रहें। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, सेल रेफरेंस। जब हम A1+B1 जैसा कोई फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो बदल जाता है। इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई एक सेल फिक्स रहे, जैसे कि टैक्स का रेट, तो हम डॉलर का साइन लगाते हैं, जैसे $A $1 प्लस $B $1। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, और ये हमारे फॉर्मूलों को हमेशा सटीक रखता है। अब देखिए, किसी भी टूल को चलाने का असली मजा तो तब है जब आप उसमें माहिर हो जाएं, है ना? और एक्सेल में वो मास्टरी आती है कीबोर्ड शॉर्टकट्स से। चलिए कुछ ऐसे ही कमाल के शॉर्टकट्स देखते हैं जो आपके काम को बहुत बहुत आसान बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शीट में बहुत सारा डेटा होता है और हमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो बस Ctrl और नो दबाइए। ये उन पंक्तियों को छुपा देता है जिनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, ताकि आप उस डेटा पर फोकस कर सकें जो सबसे ज़रूरी है। और हाँ, कुछ डिलीट भी नहीं होता। हम सब जानते हैं कि डेटा की दुनिया में टाइमिंग कितनी ज़रूरी है।
तो अगली बार जब भी तारीख डालनी हो, बस कंट्रोल और सेमीकोलन एक साथ दबाइए। बस आज की तारीख अपने आप सेल में आ जाएगी। ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, लेकिन ये आपके डेटा को एक जरूरी पहचान देता है। और अब आता है मेरा फेवरेट शॉर्टकट। ये शॉर्टकट सूखे सूखे नंबर्स में जान डाल देता है। बस अपना डेटा चुनिए, F11 दबाइए और बूम, एक्सेल झट से आपके लिए एक चार्ट बना देगा। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये डेटा को कहानी में बदलने का एक जादुई दरवाजा है। अरे वाह, ये हैशटैग देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लगता है कि बस गया सारा काम। पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये बस एक्सेल का ये कहने का तरीका है कि भाई थोड़ी जगह कम पड़ रही है। बस कॉलम को थोड़ा सा खींच दीजिए और आपके सारे नंबर्स वापस दिख जाएंगे। तो इन एरर कोड्स को ना गलतियां मत समझिए। ये एक्सेल के सीक्रेट मैसेजेस हैं जो हमें बताते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। जैसे #div/0f का मतलब है कि आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या #वैल्यू तब आता है जब आप नंबर और टेक्स्ट को जोड़ने लगते हैं। इन कोड्स को समझना एक जासूस की तरह है जो सुरागों को जोड़कर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचता है। ठीक है, तो नंबर्स और फॉर्मूले तो हमने देख लिए, पर असली जादू, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब डेटा बोलने लगता है, और डेटा बोलता है तस्वीरों के जरिए। तो चलिए अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। कहते हैं ना, हर चार्ट एक कहानी कहता है, बस सही चार्ट चुनना जरूरी है। और ये बात बिल्कुल सही है। हर तरह के डेटा के लिए एक खास तरह का चार्ट होता है। सही चार्ट चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि कहानी सुनाने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना। जब आपको आमने सामने की टक्कर दिखानी हो, कौन आगे कौन पीछे, तो बार और कॉलम चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। ये एक नज़र में ही बता देते हैं कि अलग अलग चीज़ों के बीच क्या मुकाबला चल रहा है। सेल्स की तुलना करनी हो या टीमों के परफॉर्मेंस की, ये बेस्ट हैं। और अगर आपको ये दिखाना है कि एक पूरी चीज़ के कितने हिस्से हैं, सोचिए एक पिज्जे के स्लाइस की तरह, तो पाई और डोनट चार्ट कमाल के हैं। ये बजट, मार्केट शेयर या किसी भी चीज़ के हिस्सों को बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से दिखाते हैं। यहां तक तो सब ठीक था। हमने अपने कंप्यूटर पर डेटा बनाया, चार्ट्स बनाए, उसे सजाया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ये जानकारी आपके कंप्यूटर से निकलकर किसी दूसरे की स्क्रीन तक पहुंचती कैसे है? यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। तो कंप्यूटर आपस में बातें कैसे करते हैं? क्या उनकी कोई अपनी भाषा होती है? जी हां, बिल्कुल होती है। उनके बात करने के भी अपने नियम होते हैं। चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में ये बातचीत आखिर होती कैसे है। देखिए, डेटा का बहाव 3 तरह का होता है। एक होता है सिंप्लेक्स, मतलब वन वे ट्रैफिक। जैसे रेडियो स्टेशन से हमारे घर तक सिग्नल आता है, पर हम वापस कुछ नहीं भेज सकते। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स, जैसे वॉकी टॉकी। बात दोनों तरफ से होती है, पर एक बार में एक ही बोलता है। और सबसे बढ़िया है फुल डुप्लेक्स, जैसे हमारी फोन कॉल। एक ही समय पर दोनों तरफ से बात हो सकती है, बिल्कुल हाईवे की तरह। अच्छा, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि 2 कंप्यूटर कैसे बात करते हैं। पर अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम आउट, और देखते हैं कि ये छोटे छोटे कनेक्शंस मिलकर कैसे एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसने पूरी दुनिया को जोड़ रखा है। ऐसा समझिए कि हर नेटवर्क को बनाने से पहले उसका एक नक्शा, एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इसी नक्शे को हम टेक्निकली टोपोलॉजी कहते हैं। ये हमें बताता है कि नेटवर्क में कौन सा कंप्यूटर कहाँ और कैसे जुड़ा हुआ है। कई तरह के नक्शे होते हैं, जैसे स्टार, जहां सब एक सेंट्रल बॉस से जुड़े होते हैं, या बस, जहां सब एक ही लाइन में एक केबल से जुड़े होते हैं। और फिर है मैश, जहां हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ा होता है, कोई बिचौलिया नहीं। इसीलिए ये सबसे मजबूत और भरोसेमंद है, और इसी आइडिया पर हमारा इंटरनेट बना है। ये कनेक्शन बिना अलग अलग साइज के होते हैं। ये शुरू होता है बिल्कुल पर्सनल लेवल पर, जैसे आपका ब्लूटूथ हेडफोन, जो एक पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। फिर आता है आपके ऑफिस या घर का लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा होता है मैन, जो पूरे शहर को जोड़ता है। और सबसे बड़ा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। और इन सारे नेटवर्क्स का जो सबसे बड़ा, सबसे विशाल रूप है, वो है इंटरनेट। ये सिर्फ एक वैन नहीं है, ये तो नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां अरबों डिवाइस एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है। लोग अक्सर वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन को एक ही चीज़ मान लेते हैं, पर नहीं, ये दोनों अलग हैं।
सोचिए, वेब ब्राउज़र एक कार की तरह है जो आपको इंटरनेट के हाईवे पर ले जाती है। और सर्च इंजन, वो उस कार में रखा हुआ मैप है जो आपको बताता है कि जाना कहाँ है। तो एक हो गया एप्लीकेशन और दूसरा हो गया एक टूल। वैसे वेब पर झांकने की ये खिड़की हमेशा से इतनी शानदार नहीं थी। जरा सोचिए, 1990 में जो पहला ब्राउज़र आया था उसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखता था, कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं। फिर 1993 में आया मोज़ैक और उसने गेम ही बदल दिया। पहली बार वेब पर तस्वीरें और ग्राफिक्स पॉपुलर हुए। और हाँ, एक मज़ेदार बात, 2008 में भारत ने भी अपना पहला वेब ब्राउज़र लॉन्च किया था जिसका नाम था एपिक। चलिए, वेब की दुनिया से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। क्या किसी को पता है कि दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट आज भी लाइव है? जी हाँ, और ये जो हम एक लिंक से दूसरे लिंक पर कूदते रहते हैं, इसे नेट सर्फिंग कहते हैं। ये इसका ऑफिशियल नाम है। और हाँ, किसी भी वेबसाइट का जो मेन एंट्री गेट होता है उसे कहते हैं होम पेज। ठीक है, तो हमारा ब्राउज़र अब तैयार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अरबों वेबसाइट्स की भीड़ में से सही वाली को ढूंढता कैसे है? चलिए, अब इस सफ़र के अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो इसका जवाब है DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे आप इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक समझ सकते हैं। देखिए, हम लोगों को नाम याद रहते हैं, जैसे google.com, है ना? लेकिन कंप्यूटर्स को सिर्फ नंबर समझ आते हैं, जिन्हें हम IP एड्रेस कहते हैं। तो DNS का काम बस इतना सा है, वो हमारे लिखे नाम को कंप्यूटर वाले सही नंबर से मैच कर देता है। अच्छा, वेबसाइट के आखिर में .com, .org, .in ये सब तो देखा ही होगा। ये सिर्फ नाम के हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये वेबसाइट की पहचान बताते हैं। जैसे .com का मतलब है कि ये कोई कमर्शियल या बिजनेस साइट है। .org अक्सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं। .edu का मतलब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और .in जैसे डोमेन्स देश को दिखाते हैं, इस केस में इंडिया। और हाँ, इस पूरे सिस्टम को बनाने वालों को याद करना भी तो बनता है। दुनिया का जो सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था वो था टेलनेट, और भारत में ये क्रांति लाने का श्रेय जाता है VSNL को। और एक नाम है रेडिया जॉय पर्लमन का, जिनके जबरदस्त काम के बिना इंटरनेट शायद आज ऐसा नहीं होता, इसीलिए उन्हें मदर ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राउज़र ने DNS की मदद से सही एड्रेस ढूंढ लिया, लेकिन अब आगे क्या? अब कंप्यूटरों को आपस में बात करने के लिए एक कॉमन भाषा, यानी कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है। और यही है हमारे सफर का अगला पड़ाव। इसी कॉमन भाषा को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। आसान शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट पर बातचीत करने के नियम हैं। इन्हीं नियमों की वजह से दुनिया के सारे डिवाइस एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। और इन सब में सबसे जरूरी है HTTP, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। चलिए, कुछ जरूरी प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। HTTP तो वेब का सारा डेटा लाने ले जाने का काम करता है, लेकिन जब भी एड्रेस बार में HTTP के आगे एक S लगा दिखे, मतलब HTTPS, तो समझ जाइए कि आपका कनेक्शन पूरी तरह से सिक्योर और एन्क्रिप्टेड है। एक और है FTP। इसका इस्तेमाल अक्सर बड़ी बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए होता है। और हर प्रोटोकॉल का अपना एक डिजिटल दरवाजा होता है, जिसे पोर्ट कहते हैं, जहां से वो ऑपरेट करता है। तो अब तक हमने ये सारी टेक्निकल बातें समझ लीं। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी के डिजिटल कामों को कैसे मुमकिन बनाती है। ये दो शब्द तो हम दिन में कितनी ही बार इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। बहुत सिंपल है, जब कोई फाइल इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आती है तो वो है डाउनलोडिंग, और जब हमारे कंप्यूटर से कोई फाइल इंटरनेट पर जाती है तो वो है अपलोडिंग। एक में डेटा आ रहा है, दूसरे में जा रहा है। और जरा ई-कॉमर्स के बारे में सोचिए। इंटरनेट ने तो बिजनेस करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत 1979 में ही हो गई थी। और आज हम घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी मंगा सकते हैं। टाइम और डिस्टेंस की सारी बाउंड्रीज खत्म। एजुकेशन में भी इंटरनेट ने क्रांति ला दी है, जिसे हम ई-लर्निंग कहते हैं। ये दो तरह की होती है। एक है सिंक्रोनस, मतलब लाइव क्लास, जैसे कोई लाइव वेबिनार, और दूसरी है एसिंक्रोनस, मतलब आप पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स या स्टडी मटेरियल को अपनी मर्जी से अपनी स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलिए, अब आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर।
अब हम इंटरनेट के बड़े नेटवर्क से निकलकर सीधे कंप्यूटर के दिल में यानी उसके कोर में जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये सारा डेटा प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए, कंप्यूटर में मेनली 2 तरह की मेमोरी होती है। पहली है रैम। इसे आप अपने काम करने वाले डेस्क की तरह समझें। जब तक आप काम कर रहे हैं सब कुछ उस पर है, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ हुई डेस्क खाली। दूसरी है रोम। ये परमानेंट है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले ज़रूरी प्रोग्राम्स जैसे बायोस सेव रहते हैं, जो पावर जाने पर भी डिलीट नहीं होते। और अब बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी की, कैश मेमोरी। ये सीपीयू और रैम के बीच में होती है और बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसे आप सीपीयू की अपनी पर्सनल सुपरफास्ट डायरी समझ सकते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत उसे बार बार पड़ती है वो उन्हें यहीं रख लेता है, ताकि उसे हर बार स्लो रैम तक दौड़ न लगानी पड़े। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत स्मार्ट तरीके से। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है, वो सबसे पहले सबसे तेज जगह पर चेक करता है, यानी कैश मेमोरी में। अगर डेटा वहीं मिल गया तो काम फौरन हो जाता है, और अगर वहां नहीं मिलता सिर्फ तभी वो थोड़ी स्लो रैम के पास जाता है। लेकिन क्या कैश से भी तेज कुछ है? जी हाँ, इस स्पीड के पिरामिड में सबसे ऊपर है रजिस्टर्स। ये मेमोरी इतनी फास्ट होती है कि ये सीपीयू चिप के अंदर ही बनी होती है। ये कैश से भी तेज हैं। यकीनन कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी का सबसे तेज रूप। हर डेटा की यात्रा शुरू होती है उसके घर से, मतलब वो जगह जहां उसे स्थायी तौर पर यानी परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ये वो जगह है जहां कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हमारी सारी फाइल्स, फोटोज और वीडियोस एकदम सुरक्षित रहते हैं। मोटे तौर पर देखें तो परमानेंट स्टोरेज 3 तरह का होता है। एक है मैग्नेटिक स्टोरेज, जैसे हमारी पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसमें सीडी और डीवीडी जैसी चीजें आती हैं। और तीसरा, जो आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है फ्लैश मेमोरी, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव और एसएसडी। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल होता है, और इनकी कैपेसिटी में जो उछाल आया है वो देखना बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक नॉर्मल सीडी में जहां सिर्फ 700 MB डेटा आता था, वहीं एक डबल लेयर ब्लूरे डिस्क में 50 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। यही वजह है कि हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए ब्लूरे की जरूरत पड़ी। ये एक क्लासिक मुकाबला है, पुरानी बनाम नई टेक्नोलॉजी। एचडीडी के अंदर एक घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसकी स्पीड आरपीएम में नापी जाती है। दूसरी तरफ है एसएसडी, जिसके अंदर कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा होता ही नहीं। ये फ्लैश मेमोरी यूज करती है, जो इसे एचडीडी के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से तेज बना देती है। इसका एक्सेस टाइम सिर्फ 35 से 100 माइक्रोसेकंड है, मतलब पलक झपकने से भी हजारों गुना तेज। ठीक है, तो अब हमारा डेटा स्टोर हो गया। अब बारी है उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने की, और इसके लिए हमें कुछ खास डिवाइसों की जरूरत पड़ती है, जो नेटवर्क की दुनिया के असली मूवर्स एंड शेकर्स हैं। ये डिवाइस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। रिपीटर का काम है कमजोर सिग्नल को फिर से ताकत देना। हब एक सीधे साधे जंक्शन बॉक्स की तरह कई डिवाइस को एक साथ जोड़ देता है। स्विच हब से थोड़ा स्मार्ट है, ये जानता है कि डेटा किसे भेजना है। और गेटवे 2 अलग-अलग नेटवर्क के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है। और इन सब में सबसे जरूरी है राउटर, जिसे हम इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। जब हमारा डेटा नेटवर्क पर निकलता है तो राउटर का काम होता है उसके लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता खोजना, ताकि वो अपनी मंजिल तक जल्दी और सही सलामत पहुंच जाए। अब देखिए, डेटा नेटवर्क में ऐसे ही बेतरतीब तरीके से नहीं घूमता। नहीं, वो सड़क के नियमों की तरह ही कुछ सख्त नियमों का पालन करता है। इन नियमों के सेट को ही हम नेटवर्किंग मॉडल कहते हैं, जो ये तय करते हैं कि 2 डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा। एक बहुत ही जरूरी थ्योरेटिकल मॉडल है OSI मॉडल। इसे कम्युनिकेशन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक रेफरेंस की तरह बनाया गया था। इसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना एक खास काम होता है। इसकी जो चौथी लेयर है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसे तो OSI का दिल भी कहते हैं, क्योंकि यही डेटा के भरोसेमंद ट्रांसफर को पक्का करती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि OSI मॉडल सिर्फ एक थियरी है, एक कॉन्सेप्ट है। असल दुनिया में इसका इस्तेमाल नहीं होता। जिस मॉडल पर आज हमारा पूरा इंटरनेट टिका हुआ है वो है TCP/IP मॉडल। ये एक प्रैक्टिकल 4 लेयर वाला मॉडल है, जो OSI की कुछ लेयर्स को मिलाकर ज्यादा कुशलता से काम करता है। डेटा को ये कैसे पता चलता है कि उसे ठीक ठीक किस डिवाइस पर जाना है?
इसका जवाब दो तरह के डिजिटल पतों में छिपा है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। इन दोनों के बीच का फर्क समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आईपी एड्रेस को समझिए किसी घर का पोस्टल एड्रेस, जो बदल सकता है अगर हम घर बदल लें। ये एक लॉजिकल एड्रेस है। वहीं मैक एड्रेस उस घर के यूनिक सीरियल नंबर की तरह है जो कभी नहीं बदलता। ये डिवाइस के हार्डवेयर में ही परमानेंटली लिखा होता है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा और अरबों खरबों डिवाइस इससे जुड़ने लगे, तो ये जो एड्रेस देने का पुराना सिस्टम था, उसे एक बड़े अपग्रेड की ज़रूरत महसूस हुई। जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस सिस्टम था, जिसे हम IPv4 कहते हैं, वो 32 बिट पर आधारित था। इससे लगभग 4 अरब यूनिक एड्रेस बन सकते थे, जो उस समय तो बहुत लगते थे। लेकिन 4 अरब एड्रेस बहुत जल्दी कम पड़ गए, इसीलिए बनाया गया IPv6, जो 128 बिट का है। इससे इतने ज़्यादा यूनिक एड्रेस बन सकते हैं कि शायद आने वाले कई 100 सालों तक हमें एड्रेस की कोई कमी नहीं होगी। ये एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी बदलाव था। अब वक्त है उस बुनियाद को समझने का जिस पर ये सब कुछ टिका है। जी, ये सेक्शन है हार्डवेयर के बारे में, यानी वो फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम असल में छू सकते हैं। हार्डवेयर को हम 2 मेन टीमों में बांट सकते हैं। एक है इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड और माउस, जो हमें कंप्यूटर को ये बताने में मदद करते हैं कि करना क्या है, और दूसरी टीम है आउटपुट डिवाइस की, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, जो कंप्यूटर को हमें ये दिखाने में मदद करते हैं कि उसने क्या किया। और हाँ, आउटपुट के भी 2 रूप होते हैं। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो स्क्रीन पर दिखती है, मतलब डिजिटल, और जब उसे प्रिंट कर लिया जाता है तो वो बन जाती है हार्ड कॉपी, जिसे हाथों में पकड़ा जा सकता है। चलिए अब हार्डवेयर के बारे में कुछ मजेदार बातें जानते हैं। जरा सोचिए, माउस का आविष्कार 1964 में हुआ था, पर आज भी यह हमारे कंप्यूटर का कितना जरूरी हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात, टच स्क्रीन, ये एक ही वक्त में इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। हम इसे छूकर कमांड देते हैं और ये उसी स्क्रीन पर हमें रिजल्ट भी दिखाती है। कमाल है ना? कभी सोचा है, जब कीबोर्ड पर कोई बटन दबता है या माउस क्लिक होता है तो कंप्यूटर के अंदर असल में होता क्या है? वहां एक पूरा सफर शुरू होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की एक जबरदस्त जुगलबंदी है, जो पलक झपकते ही अपना काम कर देती है। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि क्लिक करने से स्क्रीन पर कुछ ना कुछ तो होता है, पर उस एक क्लिक और स्क्रीन पर दिखने वाले एक्शन के बीच की कहानी क्या है? आखिर हमारा कमांड कंप्यूटर के दिमाग तक पहुंचता कैसे है, और फिर वो हमें जवाब कैसे देता है? इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है इनपुट से। ये वो तरीका है जिससे हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं, उसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। और इसके लिए हम कई तरह के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने डिवाइस माउस से। शायद कुछ लोगों को याद भी हो, पहले मैकेनिकल माउस आते थे जिनके नीचे एक रबर की बॉल घूमती थी, और क्या होता था, उसमें धूल जम जाती थी और वो अटक जाता था। अब जमाना है ऑप्टिकल माउस का, जो लेजर लाइट से काम करते हैं, और इसी वजह से आज के माउस इतने तेज और सटीक होते हैं। पर कर्सर को कंट्रोल करने वाला माउस अकेला खिलाड़ी नहीं है। ट्रैक बॉल, गेमिंग के लिए जॉयस्टिक और लैपटॉप का टच पैड, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस परिवार का ही हिस्सा है। सबका काम एक ही है, स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाना, बस डिजाइन और इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन कंप्यूटर से हमारी बातचीत सिर्फ पॉइंट और क्लिक तक ही सीमित नहीं है। कुछ खास कामों के लिए हमें खास तरह के इनपुट डिवाइस की भी जरूरत पड़ती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्कैनर्स। जरा सोचिए, शॉपिंग मॉल में जो डिवाइस बीप करके बारकोड स्कैन करता है, या बैंक में जो मशीन चेक पर लिखे खास नंबरों को पढ़ती है, या फिर एग्जाम की OMR शीट को जांचने वाली मशीन, ये सब अलग अलग तरह के स्कैनर ही तो हैं। इनका एक ही काम है, असली दुनिया की जानकारी को डिजिटल डेटा में बदलना। तो सीधे शब्दों में कहें तो स्कैनर और डिजिटाइजर जैसे डिवाइस हमारी तस्वीरों, ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसी भाषा में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। ये एक तरह से असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को अपनी बात तो बता दी। अब सफर का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब बारी है कंप्यूटर के जवाब की, और इसी जवाब को हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर का जवाब भी 2 तरह का होता है। एक है सॉफ्ट कॉपी, जैसे स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज या स्पीकर से आती आवाज़, ये डिजिटल है, इसे हम छू नहीं सकते।
और दूसरी है हार्ड कॉपी, यानी प्रिंटर से निकला हुआ कागज जो परमानेंट है। तो मॉनिटर और प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी देते हैं, जबकि प्रिंटर और प्लॉटर हार्ड कॉपी बनाते हैं। अब प्रिंटर्स की भी अपनी एक अलग ही दुनिया है। इन्हें मोटी मोटी 2 टीमों में बांटा जा सकता है। पहली टीम है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो पुराने टाइपराइटर की तरह खटर पटर करते हुए स्याही वाले रिबन को कागज पर मार कर छापते हैं। और दूसरी टीम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो एकदम खामोशी से बिना कागज को छुए स्याही स्प्रे करके या लेजर से प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। कभी ध्यान दिया है, रेलवे स्टेशन पर जो टिकट निकलती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आती है। बस की टिकट या एटीएम की रसीद देने वाला थर्मल प्रिंटर है। और ऑफिस में जो हाई क्वालिटी प्रिंट निकलता है वो लेजर प्रिंटर का कमाल है। सबकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है। और हाँ, किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी जांचने का एक सिंपल सा पैमाना है DPI, यानी डॉट्स पर इंच। इसे ऐसे समझिए, 1 इंच की जगह में स्याही के जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, तस्वीर उतनी ही साफ और शार्प दिखेगी। तो ज्यादा DPI मतलब बेहतर क्वालिटी। लेकिन कुछ डिवाइस बड़े स्मार्ट होते हैं। वो एक ही साथ इनपुट भी हैं और आउटपुट भी, मतलब वो कंप्यूटर से निर्देश लेते भी हैं और उसे देते भी हैं। 2 in 1 काम करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे फोन की टच स्क्रीन। हम स्क्रीन को छूकर इनपुट देते हैं और स्क्रीन हमें आउटपुट दिखाती है। बिल्कुल इसी तरह एटीएम मशीन, मॉडेम और यहाँ तक कि पुरानी फैक्स मशीन भी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। तो हार्डवेयर ने हमारा मैसेज लिया और हमें जवाब भी दे दिया, सब ठीक। लेकिन इन सबको चला कौन रहा था? पर्दे के पीछे का असली जादूगर कौन है? जी हाँ, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है क्या चीज़? सीधी सी भाषा में कहें तो ये बस नियमों की एक किताब है। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को बताती हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर सिर्फ एक बेजान डिब्बा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सारा सॉफ्टवेयर एक जैसा नहीं होता। इसके हम 3 अलग-अलग रूप देख सकते हैं और तीनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसे एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। सबसे नीचे है नींव, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। फिर उस पर बने हैं अलग-अलग कमरे जहां हम अपना काम करते हैं। ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आखिरी में आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो उस पूरी बिल्डिंग की मेंटेनेंस टीम है। तो सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये समझिए कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है, उसका दिल और दिमाग। विंडोज या लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी का हिस्सा है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं हो सकता। बाकी सारे सॉफ्टवेयर इसी के ऊपर चलते हैं। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे ट्रांसलेटर्स भी होते हैं। इनका काम है प्रोग्रामर की भाषा को मशीन की भाषा में बदलना। फर्क बस इतना है, कंपाइलर पूरी किताब एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़ता है और साथ साथ ट्रांसलेट करता जाता है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो ऐप्स और प्रोग्राम हैं जिन्हें हम असल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट लिखने के लिए MS वर्ड, फोटो एडिट करने के लिए फोटोशॉप या सोशल मीडिया के लिए इंस्टाग्राम। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकते। और आखिर में है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन्हें कंप्यूटर की मेंटेनेंस टीम कह सकते हैं। एंटीवायरस, फाइल मैनेजर या डिस्क क्लीनअप टूल, ये सभी कंप्यूटर को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और फास्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ मिलकर ही उस जादू को मुमकिन बनाते हैं जिसे हम कंप्यूटिंग कहते हैं। तो अगली बार जब कोई बटन दबे या स्क्रीन पर कुछ हो तो उस एक पल के पीछे छिपे पूरे सफर के बारे में सोचना कितना दिलचस्प है ना? इनपुट डिवाइस से लेके आउटपुट तक और इन सब के पीछे काम करने वाले सॉफ्टवेयर तक। इस पूरी अदृश्य प्रक्रिया में कौन सी बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स पर आज का डिस्कशन। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्ते।